सभी को नमस्कार। आज हम कृषि रसायन के प्रथम चैप्टर जिसका विषय है मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा की। जैसा कि मृदा जिसे सोइल कहते हैं और ये सोइल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सोलम से आया है, अर्थात सोलम से तात्पर्य है फ्लोर या फर्श, अर्थात सबसे ऊपरी जो परत है वो इसकी सोलम कहलाती है, इसीलिए इसका नाम मृदा पड़ा। देखिए, मिट्टी के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊपरी जो परत है इसका निर्माण खनिज, जैविक पदार्थों, टूटी चट्टानों के छोटे महीन कणों और बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। भारत में सबसे अधिक जैसा कि 43.4% भाग जो है वो जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अन्य मिट्टियों में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे ICAR कहते हैं, ICAR, इसके अनुसार जो मिट्टी के प्रकार हैं वो 8 बताए गए हैं और उन 8 के नाम है, प्रथम है जलोढ़ मिट्टी, द्वितीय है लाल और पीली मिट्टी, तीसरी है काली मिट्टी, चौथी है लेटेराइट मिट्टी, पांचवी है लवणीय क्षार युक्त मिट्टी, छठी है शुष्क मिट्टी एवं मरुस्थलीय मिट्टी, सातवीं है वनों वाली मिट्टी और आठवीं है दलदली या पीट मिट्टी। तो इनके बारे में भी अपन को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हम बात करते हैं कि देश के सभी भागों में मिट्टी की गहराई असमान रूप से पाई जाती है और ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर के 30 मीटर तक गहरी हो सकती है। मिट्टी की कई परतें होती है। सबसे ऊपरी परत में छोटे मिट्टी के कण, गले हुए पौधे, जीवों के अवशेष होते हैं। यह परत फसलों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरी परत होती है वह महीन कणों वाली चिकनी मिट्टी होती है और नीचे की विखंडित चट्टानों और मिट्टी का मिश्रण होती है और आखिरी परत होती है वह अविखंडित सख्त चट्टानें होती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो इनके पैतृक पदार्थ है वो चट्टान ही होती है, चट्टानों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। जैसा कि हमें यह भी एक जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्टर JW लेदर है, उसको भारत में मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। इनके समय से ही कृषि के क्षेत्र में मृदा का क्या महत्व है, कौन कौन सी वनस्पतियाँ किस प्रकार से हम ज़्यादा उत्पादन लेना है पौधों का, तो किस तरह से हम मृदा का उपचार करना चाहिए, इनके बारे में रिसर्च की गई। इसलिए इन्हें डॉक्टर JW लेदर को भारत में मृदा विज्ञान या कृषि रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए, हम एक एक परिभाषा के बारे में भी थोड़ा अध्ययन करते हैं। जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने मृदा की एक परिभाषा दी है। उससे पहले हम एक और जानकारी लेते हैं कि संक्षिप्त में कि मृदा एक प्रकार से त्रिविमीय पिंड होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करती है। जल एवं पोषक तत्वों को भी पौधों को प्रदान करती है। साथ ही ये ढीले रूप से असंगठित खनिज पदार्थों से निर्मित होती है। ये हमें प्रमुख जानकारी पहले से ही हम सभी को है। अब देखते हैं हम कि विश्वसनीयता, जो अपन एक विश्वसनीय जानकारी हमें वैज्ञानिकों ने दी है कि मृदा के बारे में अच्छी परिभाषा जोफे एवं मार्बट ने कहा है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से ही विकसित हुई है।
प्राकृतिक बलों से तात्पर्य है जल के द्वारा चट्टानों के कणों को बहा करके ले जाने पर उनमें आपसी रगड़ होगी तो उससे छोटे छोटे कणों में वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से हिम जल है, वो भी पत्थर या चट्टानों को जब बहा के लेके जाते हैं आपस में उनमें टक्कर होती है तो उससे भी मृदा के कण बनते हैं। तो प्राकृतिक ही पदार्थ हैं और उन पर प्राकृतिक बल का प्रभाव पड़ता है जिससे ये विकसित हुई है। प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज और कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। ये संस्तर या परत अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुणों, संगठन एवं जैविक लक्षणों में भिन्नता रखते हैं। इसके बाद जो परिभाषा आती है बकमैन एवं ब्रेडी, इन्होंने बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। इन्होंने भी इसे प्राकृतिक पिंड माना है जो कि विच्छेदित है एवं अपक्षित खनिज पदार्थों तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से परिच्छेदिका प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। यह पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आधार प्रदान करके जीविका प्रदान करती है। जैसा कि इस परिभाषा में आया है कि यह एक पतले आवरण के रूप में ढकती है, अर्थात जो फ्लोर है, जो इसकी ऊपरी परत है, वही एक प्रकार से एक आवरण है और ये जो भूमि है उसका 1% भाग होता है। इसके बाद देखिए मृदा की कुछ विशेषताएं जो प्रमुख रूप से सामने आती है। प्राकृतिक पिंड और पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम है। इसकी मुख्य विशेषता यही है, एक तो कि विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है, विभिन्न परतें इसमें होती है। पदार्थों के संचयन, संचार एवं स्थानांतरण के कारण ऐसा होता है। दूसरा इसकी विशेषता है आकारिकी एवं रासायनिक एवं जैविक अंतर पाया जाता है विभिन्न पैतृक पदार्थों, जलवायु संबंधी कारकों के कारण। इसके बाद देखिए मृदा के कार्यों के बारे में अपन जानकारी लेते हैं, जैसे कि पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, भूप्रपट्टी एवं वायुमंडल के मध्य मृदा एक आंतरिक सतह के रूप में प्राकृतिक साधनों, ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करती है। दूसरा मृदा का कार्य है यांत्रिक आधार प्रदान करना। प्रथम पुनर्चक्रण, दूसरा यांत्रिक आधार। पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार प्रदान करके जल एवं पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि यांत्रिक आधार जो अभी बकमैन एवं ब्रेडी ने भी परिभाषा दी थी कि पौधों को यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। इसलिए और वो कैसे, जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर, तो वही इसका एक कार्य है। इसी के अलावा ऊष्मा का भंडारण भी मृदा करती है। ऑक्सीजन दाता का कार्य करती है। मृदा सूर्य की ऊष्मा को भंडार कर लेती है और पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करके पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि जड़ों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो मृदा ही उसे उपलब्ध कराती है। चौथा बिंदु है कृषि फसलों के उत्पादन में मृदा की ऊपरी परत का ही महत्व है। इसीलिए हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो ये सोइल है जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये ऊपरी परत का ही अपन अध्ययन करते हैं जिसका कि कृषि में महत्व है। जितनी भी कृषि की गतिविधियां होगी, फसल का उत्पादन किया जाएगा, इस ऊपरी परत का ही उसमें योगदान होता है। कृषि फसलों के योगदान के अलावा अगला जो कार्य है प्राकृतिक निवास स्थान। जैसा कि आप सभी जानते हैं मृदा में पाए जाने वाले सभी विभिन्न जितने भी जीव हैं, पादप हैं या जंतु हैं, उनके लिए
यह एक प्राकृतिक निवास का स्थान होता है। छठा, अपन अन्य कार्यों में सभी जो भी अपन कार्य अपन देखते हैं, इमारतों का निर्माण होना, मकान भवन बनाए जाना, सड़कें बनाए जाना, इसी प्रकार से निरर्थक जितने भी पदार्थ होते हैं हम जो फेंकते हैं, वो सब इस वेस्टेज मटेरियल होता है, वो भी इसी मृदा में मिल जाता है। अब देखिए, हम मृदा का अध्ययन जो करते हैं वो मृदा विज्ञान में दो रूपों में किया जाता है। पहला है पेडोलॉजी और दूसरा है एडिफोलॉजी, जिसे मृदा शास्त्र कहते हैं। मृदा निर्माण, वर्गीकरण, इसका वितरण का अध्ययन ये किया जाता है पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी में देखिए, वापस बता देते हैं आपको, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है एवं उसका वितरण कहाँ कहाँ है, तो इस सब का अध्ययन हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एडिफोलॉजी में मृदा का यानी मानव के लिए कृषि कार्यों में मृदा का पादप समुदाय के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, वो एडिफोलॉजी में किया जाता है। अब बात आती है मृदा का प्राकृतिक पिंड होना। ये हम किन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। जैसा कि अभी अपन ने दोनों जो परिभाषाएं आई थी, जोफे एवं मार्बट की एवं बकमेन एवं ब्रेडी, दोनों में ही मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना गया है। तो प्राकृतिक पिंड किन आधार पर अपन मान सकते हैं, उसके पक्ष में निम्न तथ्य हैं। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होना एवं गहरी होना। दूसरा, विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है, अर्थात इनमें विनाश भी होता है, संश्लेषण भी होता है और परिवर्तन भी होता है। ये सभी प्रक्रम इसके अंतर्गत होते हैं मृदा के अंतर्गत, तो इसलिए इसे प्राकृतिक पदार्थ माना गया है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसके गुण विशेष एवं विभिन्न है। इसका जन्म भी पैतृक पदार्थों चट्टानों से होता है, जिसका जीवित पदार्थों के समान ही धीरे धीरे विकास होता है। जिस तरह जीवों का विकास होता है, इस तरह से इसका भी विकास होता है। और परिपक्व अवस्था जब ये प्राप्त कर लेती है तो उसे अपन कहते हैं प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। इसके रूप में ये विकसित हो जाती है, अर्थात एक मृदा परिच्छेदिका विभिन्न परतों का एक प्रोफाइल होता है, जिसके बारे में अपन आगे भी चर्चा करेंगे। विभिन्न जो मृदा की परतें हैं, तो उन परतों को सम्मिलित रूप से मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इसके बाद देखिए, मृदा एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहलाती है, जो जीवों एवं सूक्ष्म जीवों के विशेष कार्यों को भी प्रभावित करती है। अतः इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अब बात करते हैं हम, मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम है, इसीलिए हम कृषि गतिविधियों में मृदा का उपयोग करते हैं। ऊपरी परत है, उस पर विशेष ध्यान देते हैं, इसका उपचार करते हैं। मृदा में कोई कमी हो तो उसका मृदा परीक्षण करवा करके हम उसका उपचार करते हैं। तो मृदा पौधों की वृद्धि को प्रभावित करती है, तो उसको पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक वैसे 3 भागों में बांटे गए हैं: जलवायु संबंधी, जैविक कारक और मृदीय कारक। तो देखिए, इनको आधार मानते हुए यहाँ अपन निम्न दशाओं पर ध्यान देते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए मृदा की आवश्यक दशाएं। प्रथम है आवश्यक खाद्य पोषक तत्वों की पूर्ति। आप सभी जानते हैं कि सभी पौधों के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसा कि हम जानते हैं जो संतुलित आहार होता है उसमें भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब का एक प्रमुख घटक होता है। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो अवश्य होते हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, फास्फोरस, इनकी भी इसे विशेष आवश्यकता होती है। ये महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसी प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और सल्फर आदि तत्वों, साथ ही सूक्ष्म तत्व है वो भी
मृदा इन्हें उपलब्ध कराती है। बोरोन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन आदि जो तत्व है वो सब मृदा से ही इनको प्राप्त होते हैं। अतः पौधों के लिए आवश्यक खाद्य या पोषक तत्वों की पूर्ति मृदा ही करती है। दूसरा बिंदु आता है जल, जो कि एक महत्वपूर्ण घटक है, मृदा का प्रमुख अंग है, सर्वाधिक मात्रा में लिया जाने वाला खाद्य पदार्थ है। जो पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पौधों की पत्तियों में प्रमुख घटक होता है। जल एक अच्छा विलायक है जो सभी पोषक तत्वों को घोल लेता है। स्वयं भी पौधों के लिए पोषण का कार्य करता है, यानी स्वयं विलायक का काम भी करता है, सभी पोषक तत्वों को घोलता भी है और साथ ही साथ स्वयं भी पोषण का कार्य करता है। तो दो कार्य हैं जल के, विलायक का और पोषण का। साथ ही साथ मृदा ताप एवं वायु नियंत्रण का कार्य भी जल करता है। सदियों में आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में जल का विशेष महत्व है। खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों को विलय करके मृदा विलयन तैयार करता है, जिससे पौधों में आयन विनिमय आसानी से हो सके। क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन भी नाइट्रेट आयंस के रूप में लेते हैं, तो विभिन्न जो आयन हैं उनकी पूर्ति, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, तो इन आयनों की पूर्ति है, विभिन्न तत्वों की पूर्ति वो आयनों के रूप में होती है, इसलिए उसमें भी जल का विशेष महत्व है। जल की मात्रा कम होने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। पौधों में जल की मात्रा कम होने पर कोशिकाओं का विस्तार एवं विभाजन कम हो जाता है, अतः उसकी ग्रोथ, उसका जो विकास है वो रुक जाता है। अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए एवं कोशिकाओं का विस्तार, उनके विभाजन के लिए भी जल का पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है और वो उपलब्ध कराएगी मृदा। जड़ों को ऑक्सीजन की पूर्ति तृतीय कार्य है। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन श्वसन के लिए एक अनिवार्य है। पौधों की जड़ों के लिए भी ऑक्सीजन मृदा वायु से प्राप्त होती है, जो 20.3% होती है। नाइट्रोजन भी मृदा वायु में 79.01% होती है। CO2 0.3% प्राप्त होती है। यह विशेष ध्यान दें कि मृदा वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3% होती है, वैसे प्रकृति में 0.03% होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति उचित मात्रा में नहीं होने पर, जड़ों की वृद्धि नहीं होने पर पौधे की वृद्धि भी रुक जाएगी। यदि ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो जड़ों की वृद्धि नहीं होगी, और जड़ें सही तरह से वृद्धि नहीं करेंगी तो सही तरह से वो न तो जल की आपूर्ति करेगी, न विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी, अतः उनका वृद्धि और विकास रुक जाएगा। चौथा बिंदु है यांत्रिक आधार प्रदान करना। ऐसी मृदा जिनकी भौतिक एवं रासायनिक दशाएं अनुकूल होने पर पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है, फैल सकती है, वो मृदा आदर्श मृदा कहलाती है। यांत्रिक आधार प्रदान करती है। पौधे पवन दृढ़ जलाभाव से होते हैं, जबकि पौधे कड़ी परतों अउर्वरा यानी कठोर परतें, संयंत्रों, विषैले विलेय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अतः ऐसी मृदा होनी चाहिए जो बिल्कुल आदर्श हो, जिसके अंदर आसानी से जड़ें प्रवेश कर सके, अपनी वृद्धि कर सके। पांचवा बिंदु है ऊष्मा का भंडारण। अनुकूल तापक्रम बनाए रखना ये विशेष कार्य है। जैसा कि मैंने पूर्व में पढ़ा था कि मृदा ऊष्मा का भंडारित करती है और अनुकूल ताप बनाए रखती है। पौधों के द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने, उन जल का शोषण करना एवं जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करती है, उचित नमी बनाए रखती है। इस प्रकार से देखिए हमने ये जानकारी ली कि मृदा किस प्रकार से पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, अगले लेसन में हम जो बिंदु के बारे में बात करेंगे मृदा के कंपोजिशन के बारे में। इसी अध्याय का अगला बिंदु ये रहेगा।
धन्यवाद।